Hi people, welcome to the another part of Lean System and Innovation, chapter number 3 of SCMP. So आज कुछ डेज का ब्रेक हो गया है, सो दैट इज़ वाई मैं फटाफट से जो भी हमने अभी तक 3 वीडियोस में पढ़ा है उसका रिविजन करवा देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, मीन्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में तो डिस्कस किया था अबाउट द लीन सिस्टम। तो लीन सिस्टम का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि लीन सिस्टम होता क्या है। सो बेसिकली लीन का मतलब होता है पतला, ठीक है। जैसे बॉडी को जिम में जाके जो गर्ल्स हैं स्पेशली वो क्या करती हैं, लीन अपनी बॉडी बनाती हैं। सो दैट मीन्स जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसको हटा देना। उसी तरह से जब हम लीन सिस्टम को बिजनेस में लगाते हैं दैट मीन्स जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर जो भी नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स या एक्शंस हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसको एलिमिनेट करना या फिर काफ़ी हद तक रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। तो लीन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है जिसमें हम फोकस करते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन पे, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं दैट जो प्रोडक्टिविटी है वो सैक्रिफाइस ना हो रही हो। दैट मीन्स वेस्ट को मिनिमाइज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हमें कम करना पड़ रहा है विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये मैंने आपको येलो से जो थे वो कीवर्ड्स हाईलाइट करवाए थे। So waste is any step or action in a process that is not required to complete a process successfully. तो जो भी कोई step या action जो required तो नहीं है लेकिन वो हो रहा है, मतलब वो non value adding step या action है, so that is the waste. तो लीन सिस्टम इसी मोटिव के साथ में आए कि इस वेस्टेज को हमको क्या करना है, या तो एलिमिनेट करना है एंड इफ नॉट एलिमिनेट, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट देन एटलीस्ट रिड्यूस इट, मिनिमाइज इट, ठीक है। सो बेसिकली देर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट और इसको हमने याद करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड बनाया था, दैट वाज टिम वर्ड। सो टी से क्या होता है, टी से होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब कि मूविंग प्रोडक्ट्स दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। हम अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसी तरह से इन्वेंट्री में मतलब हम अननेसेसरीली क्या कर रहे हैं, बहुत सारा स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। अब ज़्यादा स्टॉक आप मेंटेन करोगे तो उससे एक तो स्पेस जो है वो घेरेगी, देन देर आर चांसेस कि उस पर आपको कॉस्ट अपनी जो है वो इनकर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए आप कॉस्ट नहीं लगाओगे तो वो डैमेज हो सकता है, तो स्टोरेज कॉस्ट वगैरह भी आपकी लगेगी। उसी तरह से यहाँ पे एक और जो है वो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा, दैट इज ऑब्सोलेंस। क्या इन्वेंट्री जो है, जैसे कोविड हो गया था तो कोविड में वो इन्वेंट्री पड़े पड़े क्या हो गया था, जैसे ऑब्सोलीट हो गया या बेकार हो गया वो, ठीक है। उसी तरह से आपका नेक्स्ट है एम, दैट इज मोशन। तो मोशन का मतलब यहाँ हुआ लोगों से और इक्विपमेंट से। सो दैट मीन्स जो पीपल है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो नंबर 1 में जाना, वहाँ बहुत आराम आराम से समझाया, यहाँ जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रही हूँ। मोशन में हम लोगों ने बात करी थी कि पीपल और इक्विपमेंट का जब हम नेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको जो है वो अगर हम हटा दें या मिनिमाइज कर दें तो काफ़ी हद तक, काफ़ी जल्दी हमारा जो है वो प्रोडक्शन हो सकता है। फिर वुड से क्या था, डब्ल्यू से था वेटिंग टाइम। तो वेटिंग का मतलब हुआ इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स वेटिंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप। दैट मीन्स हमको प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है कि किसी भी स्टेप पे आकर के वो प्रोडक्ट रुक ना जाए। सो दैट मीन्स जो भी स्टेप्स आपके प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए उनमें क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। फिर उसके बाद में डबल से हम लोगों ने पढ़ा था ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोसेसिंग। तो ओवर प्रोडक्शन का मतलब हुआ ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर घर में 10 लोग हैं और आपने 12 लोगों का खाना बना दिया है तो 2 लोगों का जो खाना है दैट इज़ द ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें दैट इज अननेसेसरी वर्क एलिमेंट्स, दैट मीन्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। तो मतलब कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने उसमें नहीं दिया था तो ये सुन लो। दही बनाने के देर आर 2 ऑप्शंस। नंबर 1 इज कि आप पहले दूध को बॉईल करो एंड देन उसमें यू कैन ऐड द कर्ड एंड यू कैन मेक द न्यू कर्ड। या फिर देर इज अनदर मेथड इन विच आप जो आपका कच्चा दूध है उसी में ही व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट द जामन इन इट एंड दही विल बी प्रोड्यूस्ड। तो जो जैसे आपकी जो कंपनीज हैं, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, तो ये लोग क्या करती हैं, कच्चे दूध के साथ में ही दही बना लेती हैं। ऑन दी अदर हैंड हम जब मोस्टली घर पे बनाते हैं सो वी यूजुअली वार्म द मिल्क या फिर बॉयल द मिल्क एंड देन हम उसमें वो जो है कर्ड ऐड करते हैं।
तो ये क्या हो गया, ओवर प्रोसेसिंग हो गया। दैट मीन्स अगर जो मदर डेयरी अमूल जैसी कंपनीज हैं वो अगर उस एलिमेंट को ना लगाएं, उस स्टेप को ना लगाएं, तभी तो कर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपने उसको हटा दिया तो उससे आपका जो है एक स्टेप भी बच जाएगा। फिर उस तरह से क्या होगा, उस तरह से आपका जो है प्रोडक्ट जल्दी भी मैन्युफैक्चर हो जाएगा। मतलब कर्ड की क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, बल्कि एक स्टेप आपका कम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कर्ड जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अब दूध को वार्म करके करो या नहीं करो, ऑल्दो मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता, बट ये एग्जाम्पल मैंने कहीं रीड किया था, सो दैट इज आई एम कोटिंग हियर कि जो ये वाली कंपनीज थी इन्होंने बॉइलिंग वाला कम कर दिया था, क्योंकि यूजुअली इनको बल्क में बनाना होता है कर्ड वगैरह, तो इसलिए उन्होंने इस स्टेप को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था इनकी प्रोडक्शन में ये वाला जो स्टेप है ये वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। उसके बाद में डी का मतलब था डिफेक्ट्स। सो डिफेक्ट्स का मतलब हो गया कि अगर जैसे जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, सो देयर आर चांसेस कि अगर आपने उसको टाइम टू टाइम चेक नहीं करा तो उसमें क्या हो जाए, डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, आप कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि डिफेक्ट के साथ तो आप बेचोगे नहीं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दोबारा से काम करना पड़ेगा, या फिर अगर वो रीवर्क के साथ में भी ठीक नहीं हो पाएगा तो उतना प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीवर्क आ जाएगा। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट जिसको एलिमिनेट या मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने लीन सिस्टम जो है वो लगाना है। तो हमारी जो है कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सिस्टम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम। तो प्रिंसिपल्स आपके हैं पहली बार में PWC फ्लेक्सिबल, PWC फ्लेक्सिबल। सो P इज परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, पहली बार में फर्स्ट टाइम क्वालिटी लेकर आओ, मतलब पहली बार में ही क्वालिटी लेकर आओ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना हो जिससे आपका जो है अननेसेसरी कॉस्ट नहीं लगे। वेस्ट को मिनिमाइज कर दो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करो, मतलब छोटे छोटे चंक्स में प्रोडक्शन करो, कंटिन्यूअसली उसको इंप्रूव करो, जैसे कि बल्क की बल्क क्वांटिटी खराब ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि जो भी आपके आउटर इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को जो है वो कोऑर्डिनेट करो, उसमें उसके अंदर उसको इतना कैपेबल बनाओ कि वो चेंज कर पाए खुद को। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है अडेप्ट टू चेंज इजीली। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, जो भी वर्किंग के कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो सी से आपका हुआ C2Z2P। सो व्हाट इज C2Z2? C 2 बार, देन Z 2 बार, देन P। तो C 2 बार का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। लीन सिस्टम में क्या होता है, एक ही बार में हम जो है प्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो होता है। वो कैसे होता है वो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसी तरह से कंटिन्यूअस फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम, हम जो है लीन सिस्टम के साथ में यही अपने माइंड में टारगेट करते हैं कि हम कैसे जो है वो प्रोसेस टाइम, जो प्रोसेसिंग का टाइम है, प्रोडक्शन का टाइम, उसको कम कर सके, तो हम वो तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, उसी तरह से Z2 का मतलब क्या हो गया, जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री। मतलब लीन सिस्टम ये बोलता है कोई इन्वेंट्री मत रखो, और वेटिंग टाइम का मतलब हो गया इस तरह से जो है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आप प्लान करो कि जो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं ना, तो अब बल्क में जब चीज़ें हो रही हैं तो वो एक कंप्लीट होता है स्टेप, फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं, फिर तीसरे स्टेप पे जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि एक ही स्टेप पे आगे प्रोडक्शन रुक जाए। आपका जो है प्रोडक्शन चलता रहना चाहिए, उसी तरह से आपको प्लान करना है। एंड पुल प्रोसेसिंग जो है वो JIT होता है। तो पुल प्रोसेसिंग और पुश प्रोसेसिंग का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वीडियो नंबर 2 में आप देख सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि पुल प्रोसेसिंग क्या होता है और पुश प्रोसेसिंग क्या होता है। तो पुल प्रोसेसिंग बेसिकली मैंने आपको कार वाली एग्जाम्पल से जो बताया था वो ये था कि जो कैटलॉग है, ठीक है, कैटलॉग से जब आप पसंद कर रहे हो कि आपको कौन सी कार चाहिए, एंड देन उस अकॉर्डिंग फिर उसका प्रोडक्शन होता है। सो फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, जितनी डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में और उतनी ही क्वांटिटी में जितनी की डिमांड होती है। सो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इस तरह से जो है वो चलता है। तो अब जो है हम टेक्निक नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज जस्ट इन टाइम। इसका भी हम लोगों ने काफी सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था। तो पहले तो जस्ट इन टाइम होता क्या है, जस्ट इन टाइम होता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज दैट स्ट्रीमलाइन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देना JIT होता है। तो JIT का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, JIT का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज to produce or to produce products or components as they are required by a customer or for use rather than for stock.
just in time pull system which responds to demand in contrast to the push system in which stock acts as buffer between the different elements of the system such as purchasing, production and sales. तो इसका मतलब ये था कि पुल सिस्टम में मतलब जीआईटी आपको इसमें वही चीज़ बता रहे हैं जो जस्ट अभी मैंने आपको बताई कि आप उतना ही प्रोड्यूस करो जितना जो है वो कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड है या यूज़ के लिए रिक्वायर्ड है, बल्कि आप स्टॉक मेंटेन मत करो। ठीक है, सो रादर देन फॉर स्टॉक का मतलब स्टॉक मेंटेन करने की जगह आप उतना ही प्रोड्यूस करो, produce or to procure all components that are required by a customer or for use। मतलब जितना कस्टमर ने रिक्वायर किया है, जितना आपको यूज करना है उतना ही आप प्रोड्यूस करो। ये आपका जो है वो पुल सिस्टम बोलते हैं, मतलब जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन करो। बल्कि पुश सिस्टम में क्या होता था, पुश सिस्टम में जो है वो स्टॉक मेंटेन होता था। ठीक है, सो उस स्टॉक के अकॉर्डिंगली जो है वो मतलब स्टॉक मेंटेन करते थे और उस स्टॉक के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आगे का जो चलता था प्रोसेस परचेजिंग वगैरह। लेकिन पुल सिस्टम क्या बोलता है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्शन करना है। सो इसमें बेसिकली आपके पुल सिस्टम में ना दो कंपोनेंट्स है, नंबर वन इज प्रोडक्शन, नंबर टू इज परचेजिंग। अब प्रोडक्शन का मतलब तो ये हो गया कि आप उतने फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर दो विच इज ड्राइवन बाय द डिमांड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स वेयर बाय ईच कंपोनेंट ऑन अ प्रोडक्शन लाइन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन नीडेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो बेसिकली इसका ये हो गया कि उतने ही फिनिश प्रोडक्ट्स जो है आप प्रोड्यूस करो जितने की आपको डिमांड है। ठीक है, उसी के साथ में जो है वो एक चीज स्ट्रीमलाइंड है आपका प्रोडक्शन का स्टेप। सो प्रोडक्शन का स्टेप का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हुई, फिर उसकी पैकेजिंग हुई, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। इस तरह से अगर 3-4 जो है वो प्रोडक्शन में स्टेप्स लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है एक ही स्टेप पे आके, जैसे पैकेजिंग वाले स्टेप पे आके ही आपका कलेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि आगे हम पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो मतलब फैसिलिटीज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि एक तो वो उतनी ही क्वांटिटी हो जितने की डिमांड है, उतने का ही आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप उस कंपोनेंट को तभी प्रोड्यूस करो जब वो नेक्स्ट स्टेप पे भी रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेप पे आपने ढेर सारा बफर स्टॉक जो है वो कलेक्ट कर लिया, क्योंकि लीन सिस्टम का जो है ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि हमको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है। उसके बाद में जस्ट इन टाइम परचेजिंग, तो परचेजिंग का मतलब यहाँ पर हो गया आपका रॉ मटेरियल से। तो आप उतना ही रॉ मटेरियल लेकर आओ जितना आपको रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए। सो इसमें एक तरह से जो है ना, मैंने आपको शायद डायग्रामेटिकली बना के भी दिखाया था, जो है वो नीचे से चलता है, आपका पीछे से जो है वो चलता है। जैसे आपकी जितनी डिमांड है, ठीक है, तो जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो है वो स्टेप्स बैकवर्ड मेथड में चलते जाएंगे। जैसे जनरली क्या होता है, जनरली आपने कोई दुकान खोली, आपने सपोज पेन की दुकान खोली, आपने 10 पेन रखी। ठीक है, अब 10 पेन में से आप देखोगे कि मेरे कितने बिके हैं और कितने बचे हैं मेरे पे। लेकिन अगर आप पुल सिस्टम लेकर आओगे ना अपनी पेन की दुकान पे भी, तो आप ये देखोगे कितने पेन की डिमांड है। सपोज 10 पेन की डिमांड है, अब जो है ना वो बैकवर्ड चलेगा, लाइक डिमांड से लेकर के, एंड जो फर्स्ट स्टेप होगा ना पेन की मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो वहां से कहानी शुरू होगी कि कितनी डिमांड है। तो वो जितनी डिमांड है वो ट्रांसपोर्टेशन वाले को पता लगेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला पैकेजिंग वाले को बताएगा, पैकेजिंग वाला मतलब जो उससे पहले के स्टेप्स होंगे उनको बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बैकवर्ड चलता है इसमें। तो परचेजिंग में क्या हो गया कि आप उतना ही रॉ मटेरियल लेकर आओ जितना आपको रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन। सो परचेजिंग सिस्टम in which material purchases are contracted so that the receipt and the usage of material to the maximum extent possible coincide। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने जो है अब डिस्कस करना है अबाउट द ओवरव्यू ऑफ जीआईटी सिस्टम, जिसमें कि जो आपके पहले 2 स्टेप्स थे उसको मैंने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। जो थर्ड वाला स्टेप है उसमें हमें डिटेल में इस वीडियो से है वो जो डिस्कशन करना है। तो पहले वाली जो ओवरव्यू था, तो ओवरव्यू जो है वो 3 कैटेगरीज में था। पहला जो था वो बात कर रहा था रॉ मटेरियल के बारे में। सो प्रोसेसेस दैट वास्टली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिसीव्ड पार्ट्स। तो जीआईटी सिस्टम में 3 एक तरह से आप समझ सकते हो कैटेगरीज है। पहला जो है वो बात करता है रॉ मटेरियल की, दूसरा बात करता है वर्क इन प्रोग्रेस की, और तीसरा बात करता है सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो पहला जो हम रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें जो प्रोसेसेस लगाते हैं हम जीआईटी सिस्टम में, वो इस तरह से लगाते हैं कि एक तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी तो कम हो जाए, क्वालिटी जो है प्रोडक्शन की वो इम्प्रूव हो जाए।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारी जो है 4-5 स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप्स नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये नेसेसिटीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब जो है कंपनी जेआईटी सिस्टम लगा रही है ना, तो उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल वो लेकर मतलब जिन भी सप्लायर से उसने रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो उसको उसी दिन, उसी टाइम पे और उसी डेट को जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि सपोज एक डोसे के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने लिया था इससे पहले वाले, कि जैसे डोसे वाले भैया जो हैं, तो उन्होंने सपोज किसी सप्लायर से, सपोज पटेटो के सप्लायर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, रॉ मटेरियल हो गया ना डोसे के लिए, आलू डोसा जो होता है उसके लिए जो है वो रॉ मटेरियल हो गया, उसके लिए पटेटो। तो उसने क्या करा है ना, उसके पास में सपोज ऑर्डर्स आ जाए कि उसको आज चाहिए 10, आज उसको 10 डोसे बनाने हैं आलू वाले, एंड उसका जो सप्लायर है जो पटेटो को सप्लाई कर रहा है वो दे रहा है उन पटेटोज को 3 दिन बाद। तो आप खुद सोचो क्या उसका प्रोडक्शन उस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा? तो उसमें कुछ सेंस रह गया क्या पुल सिस्टम का? नहीं रह गया ना। इसलिए जिस डेट को चाहिए उस डेट को रॉ मटेरियल ला कर दो, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे रॉ मटेरियल ला के दो, तभी जो है वो इंटेंशन पूरा होगा। क्योंकि लीन सिस्टम ही क्या बोलता है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी आपकी सेक्रीफाइस अगर आपको नहीं करना है तो हर चीज आपको टाइमली तो चाहिए ना, ठीक है। तो जब भी आप जो है रॉ मटेरियल को क्वांटिटी को रिड्यूस करने का सोचते हो, तो सबसे पहले तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही, तो कंपनी को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसको जो भी प्रोडक्ट्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं या मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो उस सप्लायर से उस डेट पे मिल रहा है, जिस डेट पे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मिल रहा है। फॉर दिस रीजन जो परचेजिंग स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम ये इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए कि क्या ये सप्लायर भैया हमारे जो रॉ मटेरियल है हमें ड्यू डेट्स पे दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, जो डिलीवरीज है ना वो डायरेक्ट आप कहाँ करो, प्रोडक्शन फ्लोर पे पहुंचा दो। तीसरी जो बात हो रही थी वो इंजीनियरिंग स्टाफ की हो रही थी, कि इंजीनियरिंग स्टाफ को जो है वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहना चाहिए, जिससे जो है हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स मिले, ठीक है। और उनको जो है वो असिस्टेंस भी, मतलब हेल्प भी करते रहना चाहिए कि कैसे जो है रॉ मटेरियल की क्वालिटी को आप अच्छा करो। तो वो सप्लायर्स के साथ पास में इंजीनियरिंग वाले जो बंदे होंगे वो जाके विजिट करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। उसके बाद में as soon as suppliers certify for their delivery and quality, the concerned must install a system। तो मतलब जैसे ही आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया सप्लायर्स के साथ में, तो उस वाले ही सिचुएशन में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंपनी है ना, उसको अपने अंदर, मतलब कंपनी को एक ऐसा सिस्टम जो है कि इंस्टॉल करना चाहिए जिसमें कि जो सप्लायर है उसको एग्जैक्ट डेटा मिल पाए कि उसको कितनी क्वांटिटी कब सप्लाई करनी है। उसके लिए अब एक एक चीज तो आप कॉल कर करके तो बताओगे नहीं, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि या तो आप एक ऐसा सिस्टम लगा लो जो बिल्कुल सिंपल हो, जैसे कि फैक्स मशीन हो गया, या फिर आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम लगा लो या लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम्स लगा लो, जिससे सप्लायर को एग्जैक्टली पता लग जाए कि कौन सा पार्ट चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, तो एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो उसको पता लग जाए। और ये एक चीज और बोल रहे हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो स्मॉल डिलीवरीज ऑफ प्रोडक्ट लेकर आए टू द कंपनी, पॉसिबली गोइंग टू एक्सट्रीम ऑफ ड्रॉपिंग देम ऑफ एट द स्पेसिफिक मशीन दैट विल यूज देम फर्स्ट। तो मतलब कि तो छोटी छोटी क्वांटिटी में मटेरियल को लेकर आओ, और दूसरी चीज उसको, उस रॉ मटेरियल को उसी मशीन के पास में लाकर रख दो जहां पे वो रिक्वायर्ड है। पहले इन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन फ्लोर में आप पहुंचा दो, उसको जहां प्रोडक्शन हो वहां पहुंचा दो, जिससे इमीडिएटली वो यूज हो जाए, ठीक है। सपोज जो है कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो 10 किलोमीटर दूर है, कंपनी की फैक्ट्री जो है वो 10 किलो, मतलब दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है वो पहले कंपनी के पास में आ रहा है एंड देन उसके बाद में उसकी फैक्ट्री पे आ रहा है, नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्री पे पहुंचाओ। अब फैक्ट्री में भी उस मशीन के पास पहुंचा दो, क्योंकि फैक्ट्री में भी अगर बहुत सारी फ्लोर्स हैं, तो आप अगर सपोज कोई मशीन है जिसको वो रॉ मटेरियल यूज करना है, वो 4th फ्लोर पे है, तो डायरेक्ट वो रॉ मटेरियल 4th फ्लोर पे लेकर के जाओ, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट जो है, दीज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जेआईटी सिस्टम जो है वो ये बोलता है कि रॉ मटेरियल को रिड्यूस करो, एंड उसके लिए ये ना आपका क्वेश्चन ही कैसे करके भी आ सकता है, दैट व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ जेआईटी सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो ओवरव्यू ऑफ जेआईटी सिस्टम, या फिर ऐसे करके भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट द कंपनी शुड मेक श्योर
while implementing JIT system in respect to the raw material, मतलब कुछ भी ऐसे करके ये लोग जो है वो पूछ सकते हैं. I hope you have understood the tone of this paragraph. ठीक है. उसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोसेस बात करेगा रॉ मटेरियल के बारे में, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में. अब अगर आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा कलेक्ट हो गया है, सो देयर आर चांसेस कि वहां पे भी इन्वेंट्री बन जाएगा. अब आपने जो है वो Z2 में क्या पढ़ा था? जीरो इन्वेंट्री पढ़ा ना, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो है कोई इन्वेंट्री रखना ही नहीं है ना. तो वो तो तभी पॉसिबल है ना अगर आपका सब चीज टाइमली हो जाएगा. तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस को भी क्या कर दो, रिड्यूस कर दो. मतलब जो काम अभी ना तो पूरी तरह से पूरा है ना पूरी तरह से अधूरा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. तो वर्क इन प्रोग्रेस के अमाउंट को भी हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है. अब वर्क इन प्रोग्रेस को आप कब रिड्यूस कर पाओगे? वर्क इन प्रोग्रेस को आप तभी तो रिड्यूस कर पाओगे जब आप छोटे छोटे लॉट्स में प्रोडक्शन करोगे, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस का, और हम ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना उसको भी हम श्रिंक कर दें, उसकी क्वांटिटी को भी. ठीक है. सो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड, देयर बाय रिड्यूसिंग स्क्रैप कॉस्ट. तो ये जो 500 और 50 के एग्जाम्पल है ये यही है कि जैसे इससे पहले तक, जस्ट इन टाइम से पहले तक आप 500 प्रोडक्ट, सपोज कैपेसिटी कोई मशीन की 500 प्रोडक्ट्स की है एंड आप 500 की 500 प्रोडक्ट्स इकट्ठे मैन्युफैक्चर कर रहे हो. अब अगर एक भी प्रॉब्लम है ना उस चीज में तो वो सारी की सारे प्रोडक्ट्स में आ जाएगी, एक भी अगर डिफेक्ट है तो. ठीक है. जैसे सपोज कोई क्लोथ है. ठीक है. अब क्लोथ है तो उसमें जैसे होता है ना कि फैब्रिक बिल्डिंग होती है एंड देन वो आपका बहुत सारे फाइबर्स को यूज करके वो फैब्रिक बनता है. तो अगर वो कोई फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कुछ थ्रेड्स जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहे कोऑर्डिनेट. अब वो डिफेक्ट उस पर्टिकुलर मशीन में है जो ये चीज प्रोसेस कर रहा है. अब वो जितने भी फैब्रिक्स बनेंगे उस पर्टिकुलर मशीन से उन सब में वो थ्रेड वाली प्रॉब्लम आ जाएगी. अब उसकी वजह से क्या होगा, 500 के 500 आपके सपोज थे फैब्रिक्स एंड उन 500 के 500 फैब्रिक्स में ये डिफेक्ट आ गया. अब अगर आप उसको ठीक करना है तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगा के या तो सारे के सारे आप ठीक करो, है ना. तो उतना टाइम भी फिर आपका वेस्ट होगा. ऑन दी अदर हैंड इसकी जगह अगर हम ऐसा करते कि 50 हम पहले प्रोड्यूस कर लेते, फिर उसके हम देखते कि कैसी क्वालिटी बन रही है, कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मशीन में. तो क्या होता, तो उसी स्टेज पे जब 50 फैब्रिक बने थे तभी आपको ये चीज पता लग जाती कि अच्छा ये फैब्रिक में यहाँ थ्रेड में प्रॉब्लम हो रही है. तो फिर वो जो आगे के आपके प्रोडक्शन होता है ना उसमें वो चीज ठीक हो जाती एंड जो आपका 50 फैब्रिक्स में गलती हुई थी उसको रिवर्क करने में भी कंपैरेटिवली कम टाइम लगता ना उसको ठीक करने में. तो ये चीज है. तो ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्रोसेस में इसी के बारे में बात करता है. तो इसमें जो है हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वाज द शॉर्ट इन सेटअप टाइम एंड दूसरा वी रेड अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ मशीन्स. ठीक है. तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोली कि हमको ऐसे ऐसे करके जो है वो रिड्यूस करना है. तो इसके अंदर जो है आपके कुछ जो पॉइंट्स निकल के आए थे वो ये था कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो. तो आप ऐसा करो, शॉर्ट इन कर दो सेटअप टाइम. ठीक है. और दूसरा जो था वो आपका था प्रॉब्लम जो थी वो मशीन नॉट बीइंग कोऑर्डिनेटेड. सो बेसिकली दो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से जो कंपनीज थी वो मजबूर थी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए. सेटअप टाइम क्या होता है, सेटअप टाइम ये होता है कि जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन मंगाते हो, जब सपोज आपने कोई भी स्टैंड मंगाया या कोई टेबल मंगाया या कुछ भी मंगाया जिसमें बहुत सारे जो है वो मतलब फिक्स करने के लिए आपको बहुत सारे स्टैंड वगैरह हैं. तो वो क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा एक उसमें आता है एक वैसी वाली पैकेजिंग में आता है सिंपल सी एंड उसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स लगे होते हैं, देन यू हैव टू असेंबल इट एंड यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट. ठीक है. तो एक तरह से आपको जो असेंबलिंग वाला जो स्टेप्स होते हैं दैट इज द सेटअप टाइम. उसी तरह से जब मशीन जो है रेडी करते हैं हम मशीन को प्रोडक्शन करने के लिए तो मशीन में भी कुछ सेटअप टाइम लगता है. ठीक है. अब कंपनीज ये सोचती हैं कि यार इतना टाइम लगा रहे हैं हम सेटअप टाइम में, मतलब सेटअप करने में इस मशीन को, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना को उतना प्रोडक्शन कर दो ना. तो इस वजह से वही वाली प्रॉब्लम होती है जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि अगर एक चीज में डिफेक्ट हुआ तो सब में डिफेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अब क्या करो भैया, हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना,
जो हमने सेटअप में जो भी इतना टाइम लगाया है उसका भी हमें पूरा पूरा मजा लेना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन कंपनी को दिया जाता है कि शॉर्ट अप टाइम को शॉर्ट कर दो। मतलब कि अगर आपको 2 घंटा लग रहा था एक मशीन को सेटअप करने में, जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लो, उसकी जगह सेटअप टाइम को ही कम कर दो ना। 2 घंटे की जगह अगर 15 मिनट या 20 मिनट में आपका हो जाता है सेटअप, तो फिर आपको थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी ज्यादा की ज्यादा क्वांटिटी को जो है प्रोड्यूस करो एक ही बार में। तो अच्छा, अब ऐसा कैसे कर सकते हो आप? तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कंपनीज ऐसा कर सकती हैं कि वो क्या करें, वो वीडियो टेप वाला मेथड यूज करें जिससे वो सेटअप टाइम को शॉर्टन कर लेंगे। तो अब इसमें क्या था हमारा वीडियो टेप वाले में? वीडियो टेप में ऐसा था कि जैसे एक बार सेटअप हो रहा है मशीन का, अगर आपको डिटेल में समझना है वीडियो नंबर 3 पे चले जाना। वीडियो टेप में ऐसा था कि जैसे आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे जो है हम सेटअप कर रहे हैं मशीन को। इमेजिन करो कोई मशीन सेटअप हो रही है और उसकी वीडियो बन रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो गई। अब वो वीडियो किसके पास में जाएगी? अब वो वीडियो जाएगी जो आपके इंजीनियर्स हैं उनके पास में वो जाएगी। अब इंजीनियर्स क्या करेंगे, उस वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे और वो देखेंगे, अरे ये स्टेप अगर हम नहीं करते तो भी तो हमारा जो टाइम था वो शॉर्ट हो जाता। मतलब कि वो उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या वेस्टेजेस हो रही हैं, क्या क्या अननेसेसरी एक्शंस हो रहे हैं, नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स हो रहे हैं, वेस्टेजेस हो रहे हैं बेसिकली वहाँ। उसको वो क्या करेंगे, उसको वो क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जब वो एलिमिनेट कर देंगे, वो जो इतना लंबा टाइम लग रहा था सेटअप करने में, उस टाइम को ही अगर वो शॉर्टन कर देंगे, वो चीजें निकाल देंगे जिसकी वजह से वो टाइम लंबा हो रहा था, तो उससे वो शॉर्ट हो जाएगा। अब जब शॉर्ट हो गया सेटअप टाइम, तो फिर आप क्या करो, उससे आप जो है अननेसेसरी प्रोडक्शन मत करो, एंड आप उतना ही प्रोडक्शन करो जिसमें फिर आप क्या कर सकते हो, उसको ठीक से एनालाइज कर सकते हो एंड अपने बाकी के प्रोडक्शन को बचा सकते हो। ठीक है। उसके बाद में जो है एक सेकेंड। तो पहला जो आपका था शॉर्टन कर देना सेटअप टाइम को, तो सेटअप टाइम जो है वो अगर शॉर्टन हो जाएगा तो उससे जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सेटअप टाइम शॉर्टन करने से काम नहीं चलेगा, मशीन का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो मशीन का कोऑर्डिनेशन इन्होंने मतलब यहाँ ये लिखा है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस मशीन सेटअप टाइम बिकॉज कुछ मशीन के कोऑर्डिनेशन के साथ में तभी प्रॉब्लम रहती है, सो दैट देयर इज अ स्मूथ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पार्ट्स फ्रॉम मशीन टू मशीन। मतलब मशीन में जिससे जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, तो उसके लिए देयर इज अ ऑब्वियसली बात है ना कि सारी की सारी मशीन्स के बीच में, उनकी स्पीड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, वरना फिर से आपका इन्वेंट्री इकट्ठा होता जाएगा। जैसे सपोज देयर आर 4 स्टेप्स, तो देयर आर चांसेस कि जैसे अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका जो सेकंड मतलब सेकंड स्टेप है, तो उस पे आपका फर्स्ट स्टेप की जो है वो आके कलेक्ट होती रहेगी और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो नहीं रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, दिक्कत करती है, तो मशीन के कोऑर्डिनेशन भी जिससे ठीक हो जाए। सो बेसिकली जो है एक तो शॉर्टेन होना चाहिए सेटअप टाइम, और दूसरा ये कि मशीन के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। अगर सिर्फ सेटअप टाइम आपने शॉर्टेन कर दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, मशीन का कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो ये आप ऐसे कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे दो इसके लिए मेथड्स दिए हैं। एक तो आपको दिया है कैनबन सिस्टम एंड दूसरा आपको दिया है वर्किंग सेट्स। तो कैनबन कार्ड या कैनबन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक कैनबन कार्ड होता है जो कि आप बोल सकते हो कि एक नोटिफिकेशन कार्ड होता है। तो इस नोटिफिकेशन कार्ड में क्या होता है ना, जो डाउनस्ट्रीम वाली मशीन है वो सेंड कर देती है ईच मशीन दैट फीड इट्स पार्ट्स ऑथराइजिंग द प्रोडक्शन और जस्ट इनफ कंपोनेंट्स टू फिल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। तो प्लीज इसको लर्न कर लो। डाउनस्ट्रीम मशीन जो है, डाउनस्ट्रीम मशीन सेंड करती है हर उस मशीन को जो उसके पार्ट्स को फीड कर रही है कि ऑथराइज कर दो प्रोडक्शन। तो जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है, तो इसका मतलब जो है सी वाली जो है, सपोज 3 मशीन लगी हुई है, 3 स्टेप्स हैं, तो जो सी वाली है ना वो बी को ऑथराइज कर देगी कि बी आप मुझे उतना जो है इतने का प्रोडक्शन जो है वो करके दे दो। ठीक है। अब जो सी ने ऑथराइज कर दिया बी को, उतना ही बी जो है वो ए को ऑथराइज करेगा और ए फिर उतना ही प्रोड्यूस करके बी को भेजेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैकवर्ड चलता है, जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो एक तरह से बैकवर्ड चलता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सी ने बी को ऑथराइज करा, बी ए को ऑथराइज करेगी। तो एक नोटिफिकेशन कार्ड होता है, ये जो सी है वो एक नोटिफिकेशन कार्ड देगी बी को। तो डाउनस्ट्रीम मशीन क्या कर रही है, एक नोटिफिकेशन कार्ड दे रही है अपस्ट्रीम मशीन को, या फिर हर उस मशीन को जो उसके पार्ट्स को फीड कर रही है। वही बात हो गई यार अपस्ट्रीम मशीन, ठीक है। ऑथराइज करने के लिए कि इतना प्रोडक्शन आप कर दो, क्योंकि अगर इन्होंने जो है वो ज़्यादा दे दिया, मतलब तो यहाँ पे जो है कलेक्ट होता रहेगा। जैसे ये मैंने आपको 10, 15 और 8 करके बताया था। तो जैसे ए ने 10 प्रोडक्शन कर लिया, बी ने 15 प्रोडक्शन कर लिया और सी जो है वो 8 ही कर पाया, तो 2 यूनिट जो है 2 यूनिट्स का यहाँ स्टॉक बन जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि कैनबिन कार्ड से ये होगा कि जैसे सी की कैपेसिटी अगर 8 की है तो ए भी फिर 8 ही बनाएगी। तो ये 2 का जो 2 यूनिट का जो था इन्वेंट्री बन रहा था, वो चीज़ यहाँ नहीं आएगी। ये चीज़ आप वीडियो से देख सकते हो अगर आपको डिटेल में समझना है तो, ठीक है। तो इसमें एक नोटिफिकेशन जो है वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को भेजता है। उसके बाद में दूसरा जो है दूसरा आपका है ग्रुप मशीन, मतलब मशीन्स को ग्रुप कर देना वर्किंग सेल्स में। तो वर्किंग सेल का मतलब क्या होगा, जैसे सेल, आप जेल को भी आप बोलते हो सेल, तो सेल का मतलब एक तरह से होता है ग्रुप, जहाँ पे हमने एक चीज को कलेक्ट कर दिया। तो एक वर्किंग सेल जो होता है उसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं मशीन के, जो कि एक सिंगल मशीन ऑपरेटर जो है वो रन करता है। अब एक ही मशीन ऑपरेटर के पास में जब कमांड है उस पूरे के पूरे सेल की, तो वो क्या कर सकता है, वो हर आउटपुट पार्ट को जो है मतलब जैसे सपोज अलग अलग आपने सेल्स में बांट दिया पूरे के पूरे यूनिट को, तो उससे एक जो सेल है वो एक मशीन ऑपरेटर चला रहा है। अब वो मशीन ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि उस वर्किंग सेल के अंदर जितनी भी मशीन है उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन करे। तो इस तरह से जो है इसका काम होता है। तो ये जो इंडिविजुअल मशीन ऑपरेटर है ना, ये टेक करता है ईच आउटपुट पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन विद इन द सेल, एंड thus there is no way for work in progress to build up between the machines. Also, this operator can immediately identify defective output which otherwise is difficult for each machine of the cell. तो वर्किंग सेल्स की वजह से क्या होता है ना, हर मशीन ऑपरेटर अपने अपने पोर्शन का जो है वो क्या देख लेता है, अपने अपने पोर्शन का वो जो भी डिफेक्ट होता है वो देख लेता है। तो हर वर्किंग सेल जो है वो इसमें छोटे छोटे मशीन्स होते हैं, एक सिंगल ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इसमें मशीन्स को वर्किंग सेल्स में जब हम ग्रुप कर देते हैं तो हर इंडिविजुअल ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सेल के लिए रहती है, और फिर वो क्या कर सकता है उसमें बेटर जो है वो उसका मतलब एक तरह से मॉनिटरिंग कर सकता है उसकी, ठीक है। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द एडिशनल बेनिफिट ऑफ लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट सिंस द स्मॉलर मशीन्स यूज्ड इन मशीन सेल आर जनरली मच सिंपलर देन द लार्ज। तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, साथ में क्या रहता है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में ये इसको अंडरलाइन कर लो, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है क्योंकि छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, और ऑटो used in machines are generally much simpler than the large automated machinery they replace. Also because जो न्यू मशीन्स होती हैं वो इतनी छोटी होती है तो उसकी रीकॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और हमें उसमें बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना होता है। वरना जनरली क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो अवॉइड ही करती हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी मशीन्स होती है इसमें कम खर्चा लगता है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो हो जाती है। अब कैनबिन कार्जन मशीन जो सेल्स हैं वो भी क्या होते हैं, साथ में यूज होते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, ठीक है। बाय डूइंग सो जो कंपनी है वो लो प्रोडक्ट डिफेक्ट रेट्स मेंटेन कर सकती है और छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके कैनबिन्स हैं और जो मशीन सेल्स हैं उनको साथ में आप यूज करो तो ज़्यादा सही है। ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब इनको आप साथ में यूज करो। ऐसा करने से आपको लो प्रोडक्ट डिफेक्ट एक तो मिलेगा, कम डिफेक्ट्स मिलेंगे, और आपको जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पे आपके मैंने इसकी शायद आपको एक हेडिंग बताई थी। फिर ये जो 2 पैराग्राफ्स है ना, तो इसका हेडिंग आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ जेआईटी। तो इम्पैक्ट ऑफ जेआईटी वर्क फोर्स पे बेसिकली क्या होता है, तो वर्क फोर्स पे एक तो आपका इम्पैक्ट ये होता है कि जो मोनोटनी है ना एम्प्लॉयज़ की, दैट डिक्रीजेस। क्योंकि जो मोनोटनी इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि पहले तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो एक ही तरीके का काम कर रहे थे, एंड देयरफॉर देयर वाज मोनोटनी, ठीक है, उनको अपने वर्क में बहुत बोरियत लगती थी। बट अब क्या हुआ ना, उनके जैसे वर्किंग सेल्स है, अब एक मशीन ऑपरेटर है वो इतनी सारी चीजें देखेगा, तो इतनी सारी चीजें उसको देखने के लिए प्रॉपर स्किल्स तो आनी चाहिए ना, तो उसकी ट्रेनिंग एक तो हम कराएंगे। तो उससे ये होगा कि वो जो एक ऑपरेटर है
उसको एक ही तरीके का काम नहीं करना, उसको अलग अलग वैरायटी मिल रही है काम करने के लिए। तो उससे उसकी मोनोटनी ब्रेक होगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर, और क्वालिटी जो है इस तरह से काम की इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जेआईटी जो है मैनेजमेंट को अलाउ कर देता है कि ये वेरिएंस रिपोर्टिंग को ओमिट कर दें, क्योंकि जो इश्यूज रहते हैं वो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाते हैं, एंड जो प्रोसेस है वो या तो स्टॉप हो जाता है या फिक्स हो जाता है। तो उससे जो है जो वेरिएंस रिपोर्टिंग है ना वो काफ़ी हद तक उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आप छोटे छोटे लॉट्स में प्रोडक्शन करते हो, उसकी मॉनिटरिंग करते हो एंड उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर देते हो। तो उस वजह से आपकी जो ये होता है ना कि क्या आपने प्लान किया था एंड क्या एक्चुअल हुआ है, तो वो वेरिएंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपको जो है नो नीड टू सेंड इनवॉइसेस सिंस द कंपनी रिलाइज सोली ऑन इट्स इंटरनल प्रोडक्शन टू कंप्लीट पेमेंट्स। और एक तो आपका ये है कि आपको वेरिएंस रिपोर्टिंग काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है, और जो है जो सप्लायर्स हैं उनको भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती है कि वो इनवॉइसेस को वो भेजें, क्योंकि जो है कंपनी इंटरनल प्रोडक्शन पे इस चीज़ पे रिलाई कर देती है कि हमने जितना जितना हमें चाहिए था उतना उतना ही हमने मंगाया है, तो हम उतने उतने का ही पेमेंट करेंगे। तो सप्लायर्स को इनवॉइस भेजने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और मोनोटनी जो है वो एम्प्लॉयज़ की काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, और वेरिएंस रिपोर्टिंग की नीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब मैंने ऑल्दो सोचा था कि मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी इसमें, लेकिन ये वीडियो मुझे यहाँ एंड कर देना चाहिए। इसमें आपकी जो फर्स्ट 3 वीडियोज़ हैं उसका एक रिवीजन हो गया। तो मैं इसको या तो ऐसे करके लिख दूँगी रिवीजन ए, या फिर आपको उसमें मिल जाएगा जो आपका थंबनेल होता है ना उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा वीडियो 1 2 3 रिवीजन। एंड मैं देखती हूँ टाइटल में इसको क्या नेम दूँ। तो ये वीडियो जो है एक तरह से रिवीजन वीडियो हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, एक दो वीडियोस और रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसका एक शॉर्ट रिकैप हो जाएगा। तो अभी तक जो आपकी इतनी सारी वीडियोस थी उसका शॉर्ट में जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो है मैंने 36 मिनट्स का ही रिकॉर्ड हुआ है, तीनों वीडियोस का फटाफट से रिवीजन करा दिया। तो उसको स्पीड अप करके देखना तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गई तो उस वजह से थोड़ा वो हो गया, बट इतने दिन का गैप हो गया था ना, तो दैट इज वाई मैंने सोचा कि एक बार आपको रिवाइज करा दूं। अब यहाँ से जो है वो फ्लो हम लोग पकड़ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बी द वीडियो नंबर 4। ओके, सो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का जो है वो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।